अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, उसका आज इजलास होने जा रहा है और यही सबसे बड़ी खबर है इस वक़्त। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पीटीआई ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पहले पीटीआई ने कहा था जी कि हम शरीक होंगे, उन 14 लोगों के नाम भी दे दिए थे। लेकिन पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, उसकी इतनी ताकत है कि उन्होंने उनको बिल्कुल अपना जो डिसीजन था उसको रिवर्स करने पे मजबूर कर दिया है। ये क्या हुआ है इसका भी ज़रा तजिया करते हैं और ख़ास तौर पे ये भी देखते हैं कि ये पीटीआई के अंदर जो इस वक़्त अजीब-अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं, उसकी क्या वजह है और ये क्या इसकी दूसरी शक्ल इख्तियार करने में अब इसकी क्या सूरत-ए-हाल बन सकती है? तो इसका ज़रा तजिया करेंगे। साथ ही साथ दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो मैं साथ-साथ आपको डिस्कस करता चला जाऊँगा और हमारे साथ इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं सीनियर राइटर, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट माशाअल्लाह जनाब साद हफ़ीज़ साहब, उनसे बात करेंगे। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम कैसा हैं? साद भाई ये जो स्टोरी है, सबसे बड़ी इस वक़्त तो स्टोरी यही है। दूसरी जो जो फैक्ट फोकस ने भी एक स्टोरी की है आर्मी चीफ साहब के हवाले से, उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेंगे। जी, लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, वो ये हैं कि पीटीआई ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया है और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि हमारी पहले मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब के साथ और फिर हम उसके बाद जो वो कहेंगे उसके मुताबिक फैसला करेंगे और मेरा ख्याल है कि ये होना भी ऐसे ही चाहिए था क्योंकि जो मेरी राय थी, वो यही थी कि ये बगैर पूछे हुए इमरान खान से और उनसे लाइन लिए हुए, ये कैसे जाके वहाँ पे एक इतना बड़ा जो एक डिसीजन होने जा रहा है और ज़ाहिर है कि उसमें शायद हो सकता है कि बहुत बड़े किसी ऑपरेशन का पेशख़दमत साबित हो वो, बहुत बड़ी कोई सी किसी कार्रवाई की वो करने जा रहे हों। तो उसमें अगर पीटीआई अपना वज़न डालती है, तो वो किसी न किसी वजह से डालना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं डालना चाहिए। आपकी क्या राय है जी इस बारे जी हाँ, मेरा ये ख़्याल है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीज़न लिया कि नहीं जा रहे कमिटी की मीटिंग में और इस सिचुएशन में पीटीआई के लिए बड़ी मुश्किलात दोनों तरफ से हैं। हुँ, इसमें ये है कि ये एक बड़ा करेजियस डिसीज़न है कि अगर ये नहीं जाएँगे तो। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर इन्होंने माइलेज गेन करनी है एस्टेब्लिशमेंट ने और जो गवर्नमेंट है, वो ये कहेंगे कि देख लें हमने कोशिश की लेकिन ये उसी तरह ऑपरेट कर रहे हैं और ये जो हैं ये टीम प्लेयर्स नहीं हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है टेररिज्म का और इसमें भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हुँ, तो ये एक दूसरी पहलू है लेकिन एक बड़ा आसान सा इसका सलूशन था कि भाई आप इमरान खान को अच्छा इन्वॉल्व करते, मुलाकात करवा लें। हाँ, मीटिंग होती उनके साथ पहले एक लाइन एक स्ट्रैटेजी जैसे आप कह रहे हैं फॉर्मुलेट होती कि भाई अगर उसमें डिसीजन ये होगा कल की जो वो है ब्रीफिंग कि कोई मेजर ऑपरेशन बलूचिस्तान में या केपी में लॉन्च होगी और उसके क्रॉस बॉर्डर का भी चक्कर है कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर अगर इन्होंने कुछ एक्टिविटीज की तो उसकी हाँ, तो ये अप्रूवल चाहते हैं ना कसाना साहब। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अप्रूवल जो है ना ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी ये, क्योंकि भाई टेररिज्म तो चल ही रहा है ना, ठीक है। हुँ, कल हाँ। जरूरी नहीं है लेकिन इमरान खान के साथ कंसल्टेशन के बगैर इनको जाना नहीं चाहिए था और उन्होंने ठीक किया। हाँ, मेरा ख़्याल है कि ये जो सोशल मीडिया है, उसका जो प्रेशर आया है, जी जी ख़ास तौर पे जिस तरीके से शायद आपको वो खबर आपसे गुज़री होगी आपकी आँखों से, वो एक एक तो जर्नलिस्ट हैं ज़ुबैर अली खान, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे केपीके में जब इनकी कोई इफ्तारी वग़ैरह हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को इनवाइट किया हुआ था। तो उसमें वो बेसिकली अजीब-अजीब किस्म की बातें कर रहे थे, इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ बातें कर रहे थे पीटीआई वाले और ये कह रहे थे जी कि ये सोशल मीडिया के जो बच्चे हैं, ये हमें गाइड करेंगे सियासत क्या होती है और इस तरह की चीज़ें। ये पीटीआई के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मसाइल इससे चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन है, शायद मुझे लगता है कि हो चुकी भी है इसके अंदर। जी और ऐसी सिचुएशन भी है ना कि क्योंकि इमरान खान को तो ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं जेल में और उनसे वो कट ऑफ है तो लीडरशिप जो है कि लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लगता है डिविजन्स बहुत हो गई हैं और जिन जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या लीडरशिप जो हैं जो बाहर हैं वो अपने जो पर्क्स हैं वो गिव अप नहीं करना चाहते, मराज जो हैं उनकी वो गिव अप नहीं करना चाहते और जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं वो तो खुल के ही बात करेंगे और वो यंगर लॉट है
उनकी थिंकिंग पॉलिटिकल भी है और नॉन पॉलिटिकल भी है। उनको कॉम्प्रोमाइज में इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो सीधी सादी बात करनी है कि भाई इमरान खान को आप रिलीज करें, ये सियासी कैदी हैं और ये फॉल्स केसेस उनके खिलाफ बनाए हैं। तो ये लोग चाहते ही नहीं कि, लगता है कि इमरान खान बाहर आए, ऐसा लगने ये हाँ, ये लग नहीं रहा। और खास तौर पे ये जो जिनका आपने जिक्र किया है, उनमें से अक्सर लोगों को तो हम पर्सनली भी जानते हैं, तो जी, वो उनका जो डिमीनियर लगता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो कहते हैं कि यार ठीक है, कोई मसला नहीं, चलने दो, जिस चल रहा है, स्टेटस कोई ठीक है, हमें सूट करता है। ज़ाहिर जिस आप फरमा रहे हैं, उस लिहाज जी, से तो ये है कि वो उन्होंने ये तय कर लिया हुआ है कि इमरान खान के बारे में जो पॉलिसी स्टेट की है, वो हमने एक्सेप्ट कर ली हुई है। तो जी व्हिच हाँ, इज़ रॉन्ग एंड व्हिच इज़ वेरी डिस्करेजिंग फॉर कॉमन मैन, कॉमन वोटर ऑफ पीटीआई। जी हाँ, उनके लिए तो बहुत ही डिस्करेजिंग है। और ये फिर वही उसी की बात आती है कि भाई ईद के बाद अगर कोई मूवमेंट लॉन्च किया जाए, उसके लिए कितनी सपोर्ट आएगी बाहर, और कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, कौन सी पार्टीज करेंगी। तो अब तो लगता है वो भी एक मरहला जो है ना, डिस्टेंट लग रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्होंने डिसयूनिटी क्रिएट कर दी है पीटीआई के अंदर कि मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा मूवमेंट के ऊपर भी, नेगेटिव और ज़ाहिर इम्पैक्ट। है ये तो डिमोरलाइज़ करेंगे ना लोगों को। जी, जी। और 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 इनकी ज़ाहिर है। स्ट्रेटेजी यही रही है, कंसिस्टेंटली इनकी यही रही है। हुँ, भाई हुँ, अगर इनको इंटरेस्ट होता रिजॉल्व करने में किसी चीज को, बड़ी अच्छी हाँ, बातें हैं, तो हाँ, इमरान खान को रिलीज कर देते, पैरोल पे भी कर देते। कर देते। हाँ, हाँ। भाई अभी देखें ना, जिस उनको तरह ये पार्टिसिपेट वाक़या हुआ करना है। है, जी, दहशतगर्दी जी, का जो वाक़या हुआ है, जी, उसके जी, बाद तो इतनी बड़ी एक अगर कमेटी की आप कह रहे हैं, एपीसी तो आपने बुलाई नहीं, एपीसी जी। से तो आप भाग गए। लेकिन चलें ये भी सही, इसमें भी अगर आप इमरान खान को बुलाते, तो क्या हो जाना था? ज़्यादा से ज़्यादा यही था ना कि एक दफ़ा लोगों को उसकी शक्ल नज़र आ जाती, तो इससे क्या फ़र्क पड़ना था? और इनपुट आ जाती है उनकी डायरेक्ट। हाँ, और और लोग भी वो देख लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं डिमोरलाइज जो हुए हैं लोग, वो भी हाँ। देख लेते हैं कि नहीं, ही इज फाइन और ये अपनी इनपुट दे रहे हैं। ये आई थिंक मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये तय कर लिया हुआ है कि नो मैटर व्हाट, जो मर्जी हो जाए, हमने जी, इमरान खान को बिल्कुल ना सामने आने देना है, ना छोड़ना है, और ना ही उसकी पार्टी को कोई सांस लेने देना है। और अभी आप देखें ना, जो हमने देखा दहशतगर्दी के जो वाकयात ऊपर चले, आपको पता है 24 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन आई थिंक 57 और 58 वाकयात जी, हुए हैं उस दिन। तो ये तो एक मेरा ख्याल है शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बना दिया। बल्कि अब उसी की वजह से आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो इकोनॉमिस्ट की जो एक वो जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट का, जो वो पिछले दिनों में उनकी रिपोर्ट आई थी, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को फुल फ्लेजेड जो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है उसमें शामिल कर लिया है। मैं बल्कि उसका आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये है वो हरकतें जो हम कर रहे हैं, उससे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये आप जरा खुद देख लें, और फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं। ये है जी डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। इसमें आप देखें कि सबसे जो मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, countries are rated on a scale from 0 to 10, with the global average declining slightly to 5.2 in 2024। तो यहाँ पे ये देखें, ये पाकिस्तान जो है, ये अब फुल फ्लेजेड अथॉरिटेरियन स्टेट जो है वो डिक्लेयर हो गया जी। आप जरा अंदाजा लगा लें कि ये हमारा कार्रवाई का आलम है, और ये हमारे जनाब हमने इसमें से सारा कुछ जो हमें मिला है, ये हमारी बचत है कि जो हमने अपने पाकिस्तान का नाम बेड़ागर करवा दिया है। और अब ये मार्शल लॉ होने के बगैर भी अथॉरिटेरियन स्टेट बन चुकी हुई है। जी हाँ, ये वाला बिल्कुल। देख लें। और ये ट्रेंड तो हम और आप देख ही रहे थे। हम तो 6 महीने से बात कर रहे हैं हाँ, कि जो इन्होंने 26 अमेंडमेंट लाके और जुडिशरी को भी खत्म कर दिया, और इन्होंने पीका लाके बेसिकली मीडिया को भी खत्म कर दिया और रेगुलेट कर दिया इतना ज्यादा कि उसकी कोई वही नहीं है, ट्रूथ टेलिंग ही नहीं है उसकी, मैनेज्ड हैं सारे न्यूज। तो ये सारी चीजें उसी इंडेक्स में जाती हैं जैसे ये दिखा रहे हैं आप, एंड दैट्स हाउ दिस इज कैलकुलेटेड। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, तो आप अथॉरिटेरियन स्टेट ही तो हुए। हाँ, तो और क्या। ये और अच्छा, ये जो अगर इस तरह अथॉरिटेरियन स्टेट का अगर हमें स्टेटस मिल जाए, तो इसका इसका नुकसान हमें क्या होगा जी? नहीं, नुकसान आपको इमीडिएटली तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ग्लोबल ट्रेंड भी तो है कसाना साहब। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी रिट्रीट कर रही है दुनिया के अंदर। हाँ, बड़ी हाँ। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये, कि हुँ, आप देख रहे हैं कि इवन यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में उसके इम्पैक्ट नजर आते हैं कि भाई अब जो हमला हुआ था जनवरी 7 का, सारे वो जो इन्वॉल्व थे उनको पार्डन मिल गए हैं। हुँ, तो ये चीजें तो रिफ्लेक्ट करती हैं
कि दुनिया का माइंडसेट ही अथॉरिटेरियन होता जा रहा है, तो उससे पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान का जो टेररिज्म का इशू है, ये अगर हाथ से निकल गया, तो फिर इस गवर्नमेंट और इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अच्छा, ये ये तो मुझे बताएं, ये तो जी प्रेशर तो पड़ ही रहा है और भी मजीद पड़ेगा, लेकिन एक चीज बताएं कि ये जो सूरत हाल बन रही है, इसमें आपको पता है रूमर्स ये भी आ रही हैं कि जी हो सकता है कि इस्लामाबाद समेत कुछ ऐसे इजला डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इमरजेंसी लगाने की बातें आ रही हैं कि हो जी सकता है कि आइंदा चंद घंटों में या दिनों में वहाँ पे इमरजेंसी जो है उसका निफाज कर दिया जाए। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये कितना सीरियस होगा जी? ये तो सीरियस होगा, लेकिन ये तो फिर ये कहेंगे ना कि हमें करना पड़ा इसको, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने ये कहते हैं कि इन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स लाहौर में भी पकड़े हैं। तो अगर कोई मेजर इंसिडेंट मेनलैंड में हो जाए, मैं मेनलैंड को यूज कर रहा हूँ, मीनिंग के भाई पंजाब में या कराची में या और जो मेन सिटीज हैं, तो इनको जवाब मिल जाएगा कि इमरजेंसी लगा दें। और फिर उसके साथ साथ पता क्या होता है इमरजेंसी के अंदर, कि आर्मी और फौज की तो इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन उसके ऊपर ये यूज करेंगे उसको पीटीआई को और खत्म करने में, और वो करने में, रिस्ट्रिक्ट करने में और रिप्रेशन को इंक्रीज करने में, ये फायदा तो इनको होता तो इसका मतलब है कि ये फिर फ्रंट सीट पे खुद आ जाएंगे, बैठ जाएंगे? है। ये लास्ट ये रिजोर्ट है इनका, ये आखिरी रिजोर्ट है इनका। ये बिल्कुल उसको नहीं करना चाहते, क्योंकि सिविलियन फसाड तो बड़ा अच्छा लगता है दुनिया को, इवन दो इट इज एन ऑथोरिटेरियन स्टेट, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इट्स बेसिकली मार्शल लॉ, लेकिन एक सिविलियन फसाड तो है। हाँ, साठ तो है, लेकिन उसका जाहिर है कि लोगों को भी पता चल गया है कि कितना एक ये हकीकत में जमहूरी मुआशरा है या जमहूरी हुकूमत है, वो तो हमें पता ही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो अभी भी हम देख रहे हैं, साहब भाई, ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो हमने देखा कि अगर अगर ये इमरजेंसी की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि फिर दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है, वो अथॉरिटेरियन स्टेट के साथ-साथ फिर ये भी आएगा कि जी ये यहाँ पे सेमी मार्शल लॉ या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे फिर हमारी इकोनॉमी, हमारी एफडीआईज़, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ये तो सारी की सारी बैक सीट पे चली जाएँगी। इफेक्ट पड़ता है कसारा साहब, लेकिन उसका दो एंगल हैं इसके, क्योंकि आपको पता है कि चाइना इज एन अथॉरिटेरियन स्टेट, हाँ, रशिया इज एन अथॉरिटेरियन स्टेट, बहुत से अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं जिनको उनकी इकोनॉमीज आर डूइंग वेल। हाँ, लेकिन तो वो उनकी उनकी डिपेंडेंस बाकी जगहों पे इतनी नहीं है ना, आईएमएफ के ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं है ना वो। जी 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 जी, वो ठीक है, लेकिन आपने देखा कि आईएमएफ की आई टीम और चली गई। चली गई, उन्होंने हाँ। उन्होंने पहले भी आए थे और उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात भी की थी। उन्होंने बेसिकली बार काउंसिल से भी मुलाकात की थी, जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका उसका असर कुछ नहीं हुआ, मीनिंग के उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर कमेंट नहीं किया। मैं हुँ, ये पॉइंट रेज कर रहा हूं आपको। तो ये हाँ, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, तो फाइनेंशियल मैटर्स अगर वो सेपरेटली हैंडल करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। लेकिन हुँ, अगर इकोनॉमिक हालात खराब हो जाएं, या पाकिस्तान का और यूएस का कोई कुछ आपस में गड़बड़ हो जाए, तो उसी वक्त ये आईएमएफ का प्रोग्राम विड्रॉ हो सकता है। लेकिन अभी तो उसके असर नजर नहीं आते कसाना साहब। हुँ। ये आसार नहीं नज़र आ रहे, लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं ख़ास तौर पे ये जिस तरह दहशतगर्दी बढ़ रही है, उससे तो लगता यूँ है कि जैसे मामलात जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से अबतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ख़राब होने जा रहे हैं। जिस तरह की शायद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि दहशतगर्दी की बड़ी वजह जो है, वो अवामी राय और कानून को बुलडोज़ करना है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये दहशतगर्दी को बढ़ाती हैं। डू यू एग्री विद हिम? मैं एग्री करता हूं कि ये एक एंगल डेफिनेटली है, और मैं उनसे एग्री करता हूं, क्योंकि भाई अगर किसी का आप हकूक छीन लें और उनकी सिचुएशन को आप इम्प्रूव ना करें, तो उनका लास्ट रिजोर्ट क्या होता है? बंदूक उठाना। और हुँ, भाई बेसिकली अगर अगर स्टेट को कोई समझता ही कुछ नहीं, रेलेवेंसी उसकी कोई नहीं रही कॉमन हाँ। मैन के लिए, तो फिर वो अल्टीमेटली तो यही होता है कि भाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर वो रेडिकल सॉल्यूशंस के लिए होते हैं फिर, और उसकी तरफ देखते हैं लोग, और अच्छा, वही हो रहा है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि आज ये जो कमेटी का इजलास है, उसमें अब अगरचे पीटीआई तो शामिल नहीं होगी, लेकिन जी जो भी उसमें एलामिया आएगा, उसका जो भी कोई डिक्लेरेशन वगैरह ये निकालेंगे,
उसको मुझे मतलब आज आज आपको पता है कि कैबिनेट की भी आज मीटिंग है, तो उसको कैबिनेट में लेके जाएँगे शायद, तो उसी उसी को उधर उधर से ही अप्रूव करवा लेंगे। लेकिन जो भी डिक्लेरेशन या कैबिनेट का डिसीजन आता है, अगर उसमें पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं है, तो वो कितना रिप्रेजेंटेटिव होगा जी? नहीं, रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होगा। और ये आई डोंट थिंक कि ये दे आर लुकिंग एट दैट कि ये हुँ, पीटीआई को चाहते हैं कि पीटीआई ऑन बोर्ड आ जाए या पीटीआई को ट्रैप कर लें टू कम हाँ, ऑन बोर्ड। हाँ, हाँ। लेकिन इवन विदाउट विदाउट पीटीआई दे विल प्रोसीड। हुँ, लेजिटिमेसी नहीं होगी इसकी बात, तो लेजिटिमेसी तो है ही नहीं इस मुल्क के अंदर, एंड हू बिल्कुल। केयर्स अबाउट लेजिटिमेसी? बिल्कुल। हू केयर्स? हाँ, तो ये मसला तो तो ये है ना। आर्बिट्रेरी डिसीजंस होंगे और फिर इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च करनी है और दुनिया को ये दिखाना है कि भाई देखें हमारे 57 अटैक्स 58 अटैक्स, जैसे आपने कहा कि भाई हम तो स्टेट तो रिस्पॉन्ड करेगी और हुँ। स्टेट को रिस्पॉन्ड किस तरह करेगी विदाउट पीपल सपोर्ट, फिर भी करेगी। अच्छा जी, ये ज़रा थोड़ी-सी स्टोरी की भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ये जो फैक्ट फोकस जो जी जी दुरानी साहब का जो एक इदारा है, उन्होंने आज आपको पता है कि जो स्टोरी की है, उसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब के ऊपर कुछ चार्जेज़ लगाए हैं और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी बेटियाँ जो हैं, वो डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जो है, वो कैरी करती हैं, उनका भाई भी इस तरह का है। ये आप समझते हैं कि ये क्रेडिबल चीज़ें हैं? और अगर हैं, तो फिर इसका क्या इलाज किया जा सकता है? किस तरीके से, और क्या ये गैर कानूनी चीज़ें हैं जी, जो वो कर रही हैं? जो जहाँ तक मेरा ख्याल है बिल्कुल, अगर आप डायरेक्ट अगर ये आसिम मुनीर की डायरेक्ट फैमिली होती, अगर इनकी शादियां नहीं हुई होती तो हाँ। ठीक है, फिर भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं और पता नहीं क्या और क्राइटेरिया है। लेकिन इनकी जब शादियां हो गई हैं और ये हुँ, घर में नहीं है, तो उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किस बेसिस पे मिला इन्हें? हुँ। तो मुझे और फिर मुझे उनकी ये समझ एक कोई कज़न भी हैं, उनकी कोई कज़न भी हैं, हाजरा सुहेल साहिबा, उनके जी हाँ, बारे में उनको उन्होंने क्लेम किया है कि जी वो उनकी भी फास्ट ट्रैक कर दिया तरक्कियाँ-शरक्कियाँ उनको। उनको, हाँ, उनको हाँ, फास्ट ट्रैक करके सीईओ वगैरह बना दिया। जी, जी, बिल्कुल। तो ये जो नेपोटिज़्म जो है पाकिस्तान के अंदर आज तो नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बहुत ही ग्लेयरिंग है। अगर ये रिपोर्ट हुँ, करेक्ट है, तो बहुत ही हाँ, ग्लेयरिंग है ये और बड़ी अफ़सोस की बात है, लेकिन आप कर क्या सकते हैं इसका? जब तक कि फ़ौज की क़यादत फ़ौज के अंदर चेंज नहीं लाती, उनकी हुँ, अभी तक तो वो नहीं लगता, लेकिन हाँ, उसके बगैर ये चीज़ें होती रहेंगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये तो फिर इसका रोकने का तरीका तो कुछ भी ना हुआ ना, हमारे पास तो फिर कोई चांस नहीं है कि हम जो अवाम है, वो इस मामले में कुछ अपना रोल प्ले कर सकें। लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए ना कसाना साहब। हुँ, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते। तो हाँ, अब हर जैसे कितनी दफ़ा मैंने भी कहा है, आपने भी कहा है कि भई मूवमेंट के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, चैलेंजेस हाँ, आते हैं। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि आप बैठ के कुछ करें ही ना, रेजिस्टेंस शो करें ही ना। नहीं, हाँ, ये ये बात है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप करते होते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करते चले जाएँ। रिज़ल्ट्स जो हैं उसको आने में देर भी लगती है और ये भी नहीं पता होता कि कब आ जाएँगे। जी, जी, एकदम भी बिल्कुल। कई दफ़ा आ जाते हैं। ये भी कई दफ़ा हमने देखा है जी कि हाँ, एकदम कोई ना कोई ऐसा वाक़या भई होता है कि जिसकी वज़ह से पूरे की पूरी पॉलिसी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल तो आपके सामने है। बांग्लादेश में आपको ऐसा लगता था कि हसीना वाजिद एक हुँ, साल पहले या 6 महीने पहले शी वाज इन एब्सोल्यूटली, ट्रबल। नोबडी कुड हैव एब्सोल्यूटली। थॉट दैट। इंडिया की फुल सपोर्ट थी, सब कुछ था और एक पता नहीं इंसिडेंट हुआ या 2 इंसिडेंट 3 खत्म हाँ, होगी। शी इज लिविंग इन एब्सोल्यूटली। ये एक्साइल। बिल्कुल सही बात है और अभी भी देखें क्या सूरत-हाल है। अच्छा, ये जो इस वक़्त जो सूरत-हाल है, इसमें जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आपको पता है उनका भी एक स्टेटमेंट मोदी साहब की भी आई है कि जी जी, जी। पाकिस्तान को तो हम जो भी करते हैं तो वो उसका तो उसके ऊपर असर ही कुछ नहीं होता, और उन्होंने काफ़ी इम्प्लिकेट किया है पाकिस्तान को। उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा जी कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान है वो गुमराहकुन है। लेकिन बहरहाल बातें तो होती हैं। हमारा जो हमसाया मुल्क है वो तो ज़ाहिर है कि इसका इसका चीज़ का फ़ायदा भी उठाएगा और उठा रहा होगा। तो ये मुझे बताएँ कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इस वक़्त हमारे जो करंट सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन या सिक्योरिटी चैलेंजेज़ जो हैं, उनको किस तरह रिएक्ट कर रहे होंगे या किस तरह उसको देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बेसिकली हिंदुस्तान का तो मौकफ क्लियर है। मोदी साहब के मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा उनका और सुना भी। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने हाथ बढ़ाया था, इन्होंने हाथ थामा नहीं हुँ। और हाँ, इन्होंने दूसरी डायरेक्शन में चले गए। अब ये उसका ही भुगत रहे हैं, मीनिंग कि भाई हाँ। दे यूज टेरर एज अ वेपन एंड नाउ इट्स हुँ, टर्न्ड ऑन देम। ये तो यही हाँ। इंडिया की लाइन रही है ना 10 साल में, लास्ट 10 इयर्स में, बिल्कुल, जब बिल्कुल, बिल्कुल। 14 साल में। तो वो तो खैर ठीक है आपकी क्लियर पे, क्या वो तो एक आप उनको दुश्मन समझते हैं, वो आपको दुश्मन समझते हैं, हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो अलग बात है। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम जरा सी
मोर डेडली है, क्योंकि वहां तो आपकी एक गवर्नमेंट थी वहां जिनको आप पावर में लाए थे, आपने उनको हेल्प किया था एसेंशियली। बिल्कुल बिल्कुल आपके बगैर वो अमरीकनों को वहां से निकाल नहीं पाते, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उनके साथ तो आपको बना के रखनी थी कसाना साहब। अब पता नहीं कि वहां भी अच्छा। और लास्ट है ईरान। ईरान के साथ आपके ताल्लुकात अप एंड डाउन हर वक्त रहते हैं, लेकिन ईरान के ऊपर खुद बड़ा प्रेशर है आजकल, बहुत बड़ा प्रेशर है। तो इसकी वजह से आप वो सिचुएशन में कंट्रोल हो सकती है। अफगानिस्तान की ओपन सिचुएशन है, अब पता नहीं कि किस तरह इनसे डील करना है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ भी सिराजुद्दीन हक्कानी और अखुंज़ादा के अंदर जो तस्वीर चल रही है, तो वो उसका इफेक्ट क्या होता है। अखुंज़ादा के साथ आपका इतना वो नहीं है, हक्कानी के साथ आपने काफी उनके साथ काम किया है, आपने उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपने उनको सपोर्ट किया। तो क्या हक्कानी का जो रेजिग्नेशन है वो पाकिस्तान की बिहेस्ट पे किया गया है या आप क्या समझते हैं? अब तो वो डिनाई कर रहे हैं, काबुल तो डिनाई कर रहा है कि ऐसा कोई रेजिग्नेशन आया भी था, लेकिन बेसिकली हो सकता है कि प्रेशर डाल सकते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर कि भाई आप पाकिस्तानी और कि भाई ये थोड़ा सा वहाँ प्रेशर डालें गवर्नमेंट के ऊपर, भाई एक इम्पोर्टेंट फैक्शन वहां से निकल जाए तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएं। अच्छा, एक पॉइंट वो जो है आपने एक प्ले किया था इसके शरीफुल्लाह के जब कैप्चर हुआ था, आपने वो जो एक उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम डाला था कि ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ एबी गेट। अच्छा, हाँ, वो आपने प्ले किया था। एनीवे, तो अब वो वेदर इट्स एक्यूरेट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अफगानिस्तान बड़ा क्रिटिकल होगा, क्योंकि BLA भी वहां है और फिर BLA भी वहां पे, और TTP भी आपको पता ही वही है। तो जो एक्शन वहां होगा तो बेहतर यही होगा ना, उस मुल्क के अंदर यूनाइटेड वो लोग ना हो, तो फिर आपका एक्शन कुछ सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन लेट्स सी क्या आगे होगा। हाँ, ये देखेंगे, इसके ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं खातिन हज़रात, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपना नजर रखेंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे। साथ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।